एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के क्लास में हम बात करेंगे कि जो अभी पिछले 1 घंटे में जो हमारा टेलीग्राम चैनल पर जो टेस्ट हुआ था यूनिट 5 का नाम है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जिसमें एनिमल डेवलपमेंट और प्लांट डेवलपमेंट के 25-25 प्रश्न आए थे। उन प्रश्नों का उत्तर एक्सप्लेनेशन सहित इस वीडियो में हम देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ मिलता रहे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस डेवलपमेंटल बायोलॉजी में जो 5वां टेस्ट है, इसमें क्या क्या प्रश्न थे, उसके उत्तर कैसे बनेंगे, इसके बारे में आज बात करेंगे हम। मैं आनंद कुमार साहब आपका स्वागत करता हूं। यदि आपको किसी प्रकार के नेट सेट की गेट की जानकारी चाहिए तो मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपना जो भी समस्या है उसको हम मेरे साथ साझा कर सकते हैं। ये जो क्यूआर कोड दिया गया है बगल में, ये मेरे इस यूट्यूब चैनल का है। आप अपने गूगल लेंस में इसको स्कैन करके मेरे यूट्यूब चैनल पर जुड़ करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस टेलीग्राम चैनल में हमारा टेस्ट होता है। अभी जो पहला राउंड टेस्ट चल रहा है, ये हर दिन एक टेस्ट होगा। तो आप गूगल लेंस में इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं। ये बगल वाला जो क्यूआर कोड दिख रहा है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का है। जितने भी लाइफ साइंस के बच्चे हैं मेरे टेलीग्राम में, व्हाट्सएप में और मेरे यूट्यूब में जुड़े हुए हैं, आप भी इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टेस्ट सीरीज फॉर सीजी सेट 2026। हालांकि ये सीजी सेट 2026 के लिए हम तैयार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल सीजी सेट 2026 में ही काम आएगा। ये और भी अलग अलग राज्यों में जो सेट पेपर होने जा रहा है या होने वाला है, उन सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। ठीक, तो यूनिट 5 डेवलपमेंटल बायोलॉजी की बात करें, टोटल क्वेश्चन हमारे पास कितने थे? 50 थे। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर के थे? 2 नंबर के थे। तो टोटल कितने मार्क्स हो गए? 100 नंबर हो गए। ड्यूरेशन 1 घंटे का दिया गया था। 1 घंटे में इन 50 प्रश्नों को बनाना था। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। यूनिट 5 डेवलपमेंटल बायोलॉजी में जो पहला प्रश्न आया हुआ था वो था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब ए सेल that has the potential to develop into any cell type in the entire organism including extra embryonic membrane। जरा डायग्राम देख लेते हैं कि जो हमारे पास स्टेम सेल होते हैं ना, वो यहाँ पर लगभग 5 प्रकार के हमको दिखाए गए हैं। पहला टोटीपोटेंट सेल। टोटीपोटेंट सेल किसे कहते हैं बोलने पर कि जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के साथ एम्ब्रियो को भी बनाने की ताकत रखता है। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में खासकर कोरियन होता है, याद रखना है ना। ये पूरा बनाने की ताकत रखता है, उसको हम क्या कहते हैं? टोटीपोटेंट सेल। जैसे जैगोट, जैगोट एक प्रकार का टोटीपोटेंट सेल है। ठीक, प्लूरिपोटेंट सेल। प्लूरिपोटेंट सेल क्या होता है? वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के अलावा पूरा एम्ब्रियो बना सकता है। ठीक, पूरा एम्ब्रियो बनाने की ताकत रख सकता है, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन नहीं बना सकता वो। तो क्या कहलाएगा? प्लूरिपोटेंट सेल कहलाएगा। जैसे ब्लास्टुला हो गया ये। अगला हमारे पास मल्टीपोटेंट है। मल्टीपोटेंट मतलब मैनी सेल्स बना सकते हैं, मैनी सेल्स, बट नॉट एम्ब्रियो, बट नॉट एम्ब्रियो। बहुत सारे सेल बना सकते हैं लेकिन पूरा एम्ब्रियो को बना नहीं सकते, वो क्या कहलाएंगे? मल्टीपोटेंट सेल। ओलिगोपोटेंट सेल क्या होते हैं? ये लिमिटेड सेल को बना पाते हैं, लिमिटेड सेल। जैसे हिमेटोपोटिक स्टेम सेल केवल ब्लड सेल को बना पाएगा। और यूनिपोटेंट सेल ओनली वन टाइप सेल, ओनली वन टाइप, केवल एक ही प्रकार के सेल बना सकते हैं। जैसे उगोनिया ओवम बना सकते हैं, स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म बना सकते हैं। ठीक, तो जो पूरे एम्ब्रियो के साथ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन को बना सकते हैं उसको क्या कहते हैं जी? हम लोग टोटीपोटेंट कहते हैं। तो देख लीजिए, तो पहला का उत्तर क्या हो जाएगा? देखो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के साथ बोला है ना, तो क्या हो जाएगा? सी, टोटीपोटेंट। अगला देख लीजिए, दूसरा प्रश्न, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ अर्ली एनिमल
एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एनिमल के शुरुआती में जो डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो के, उस समय जो सीक्वेंस बनता है वो सही सीक्वेंस कौन सा है, तो इसके लिए भी मैंने डायग्राम डाल दिया। देखिए ये यहाँ पर देख लीजिए, पहले तो जैगोट होता है, जैगोट में क्लीवेज होता है, क्लीवेज के बाद मोरला स्टेज, ब्लास्टुला स्टेज, फिर गेस्टुला स्टेज। ठीक, क्लीवेज, मोरला, ब्लास्टुला, गेस्टुला। तो देख लीजिए दूसरे नंबर में ये क्वेश्चन में बी में देखिए क्लीवेज, मोरुला, ब्लास्टुला, गेस्टुला। ठीक, तो दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। ड्यूरिंग व्हिच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डू द 3 प्राइमरी जर्म लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, कौन से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के स्टेज में तीनों जर्म लेयर बनते हैं, तो वो बनते हैं गेस्टुलेशन में। देख लीजिए ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। यहाँ पर मेसोडर्म हालांकि डायग्राम में नहीं दिखाया गया है, तो एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म ये गेस्टुलेशन स्टेज में बनते हैं, गेस्टुला स्टेज में। तो क्या हो जाएगा हमारा उत्तर 3 का सी, गेस्टुलेशन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। व्हिच एम्ब्रियोनिक जर्म लेयर गिव राइज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द एपिडर्मिस, हमारे एपिडर्मिस और जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, उसको बनाने के लिए कौन सा लेयर रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो होता है एक्टोडर्म। याद रखना, एक्टोडर्म से हमारे नर्वस सिस्टम और हमारे इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम में स्किन वगैरह, एपिडर्मिस वगैरह बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द प्रोसेस ऑफ रैपिड सेल डिवीजन विदाउट ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एम्ब्रियो साइज इज नोन एज, भाई सेल डिवीजन लगातार होगा लेकिन साइज नहीं बढ़ेगा बोल रहे। देख लीजिए यहाँ पर देखिए, तो ये एम्ब्रियो का साइज देख सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए ये एक जैगोट था, एक सेल था, इसकी साइज जितनी बड़ी थी ना, जब ये 4 से 8 सेल की स्टेज हो गया तब भी उतनी बड़ी है। देख लीजिए 16 से 64 स्टेज की अवस्था आ गई तब भी इतनी बड़ी है। समझ रहे मेरी बात, सेल डिवीजन तो हो रहा है लेकिन ओवरऑल साइज तो सेम ही है। तो कौन से प्रोसेस होने पर ऐसे होता है, बोलने पर क्लीवेज, जब भी क्लीवेज होता है तो यहाँ पर ग्रोथ फेज नहीं होती है, मतलब ग्रोथ नहीं हो पाता है, बड़ा नहीं हो पाता है, केवल संख्या बढ़ती है। तो 5वें का उत्तर क्या हो जाएगा, डी, क्लीवेज। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। व्हाट टाइप ऑफ क्लीवेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय कंप्लीट डिवीजन ऑफ द एग एंड अकर्स इन एग विद द लिटिल टू मॉडरेट योग, क्या बोल रहा है, हमारे पास 2 प्रकार के एग हैं बोल रहा है। एक प्रकार के एग में जो योग है या तो कम है या थोड़ा मॉडरेट है, और एक एग में पूरी तरीके से योग भरा है, घना, डेंस। 2 प्रकार हो सकते हैं। तो अब बोल रहा है कि किसमें ये एग पूरी तरीके से डिवाइड होगा। ठीक, किसमें पूरी तरीके से डिवाइड होगा, कंप्लीट डिवीजन बोला है ना, तो जिसमें योग कम है या मॉडरेट है वो एक पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा, जबकि जिसमें डेंस योग पाई जाती है वो पूरा डिवाइड नहीं हो पाएगा, आधा डिवाइड होगा। तो जो पूरा डिवाइड होता है उसको होलोब्लास्टिक कहते हैं। ठीक, और जो आधा डिवाइड होता है उसको मीरोब्लास्टिक डिवीजन कहते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि एग में योग की मात्रा कैसा है, लिटिल टू मॉडरेट, थोड़े से लेकर के ठीक ठाक तक, बहुत ज्यादा नहीं, तो ये होलोब्लास्टिक क्लीवेज ही होगा। ठीक, पहला वाला डायग्राम को शो कर रहा है भाई ये। तो 6वें का उत्तर क्या हो जाएगा, बी, होलोब्लास्टिक क्लीवेज, क्योंकि यहाँ पर एग लिटिल है, लिटिल टू मॉडरेट है, इसलिए पूरा डिवाइड हो जाएगा, केवल साइटोप्लाज्म है। जबकि यहाँ पर डेंस योग है, डेंस योग होने पर पूरा डिवाइड नहीं हो पाता है भाई, तो उसको मीरोब्लास्टिक कहते हैं। सुपरफिशियल क्लीवेज तो आप इंसेक्ट में पढ़े होंगे, ड्रोसोफिला में, डिस्कोइडल आप रेप्टाइल और बर्ड में पढ़े होंगे। ठीक, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। सॉरी 6 हो गया ना, क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स एग कंटेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ yolk concentrate at one pole, दिस टाइप ऑफ एग इज कॉल्ड, अब भी मैं बोला था रेप्टाइल और बर्ड में क्या होता है, उनके एग होते हैं ऐसे, ध्यान रखना, एग के अंदर ये yolk ऐसी पाई जाती है और यहाँ पर छोटा सा साइटोप्लाज्म होगा ऊपर में, जिसको ब्लास्टोडिस्क कहते हो आप, और नीचे डेंस yolk पाई जाती है भाई, नीचे में ये डेंस योग होता है।
तो डिवीजन केवल ऊपर ऊपर होगा, पूरा योग डिवाइड नहीं होगा, डिवीजन केवल यहीं पर होगा, यहां पर डिवीजन होगा ऐसे। ठीक, तो यहां पर ऐसा योग जो केवल एक तरफ कॉन्सेंट्रेट है, केवल इधर ही तो कॉन्सेंट्रेट है, देखो इधर, ठीक है, एक किनारे पर कॉन्सेंट्रेट है, तो उसको क्या बोलते हैं, टीलोलेसिथल एग। ठीक, तो रेप्टाइल बर्ड में कैसा होता है एग, पोजीशन के आधार पर क्या हो गया, किनारे में हो गया, तो टीलोलेसिथल एग। 7 का सी। 8वें नंबर पे आते हैं, इन कॉर्डेट डेवलपमेंट द ऑर्गेनाइजर रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूसिंग द न्यूरल प्लेट इन एम्फीबियन इज नोन एज स्पेमेन मैंगोल्ड ऑर्गेनाइजर। भाई जब आप फ्रॉग का डेवलपमेंट पढ़ेंगे ना, उसमें अच्छे से पढ़े होंगे आप, यहाँ पर ऑर्गेनाइजर पाई जाती है, यहाँ पर प्राइमरी ऑर्गेनाइजर बोलते हैं उसको आप, ये डॉर्सल साइड पर। ठीक, और ये क्या करता है, यही है जो क्या बनाता है, आगे न्यूरल प्लेट बनाता है, यहाँ से अपना केमिकल्स रिलीज करता है यहाँ पर, और ये यहाँ से क्या बनता है, न्यूरल प्लेट बनता है, उसको स्पेमेंस मैंगोल्ड ऑर्गेनाइजर भी कहते हैं। ठीक, 8वां का भी हो जाएगा। 9वां नंबर पे आते हैं, व्हिच स्ट्रक्चर इन मैमेलियन डेवलपमेंट इम्प्लांट इनटू द यूट्राइन वॉल। अगर हम मेमल्स की बात करेंगे कि मेमल्स में जब फर्टिलाइजेशन होता है, देख लीजिए, ऊपर वाला डायग्राम दिखा रहा, मैं जूम कर रहा हूं, देखिएगा, मेमल का ये ओवरी था, ओवुलेशन हुआ, फिलिपियन ट्यूब में गया, फिलिपियन ट्यूब में इस जो स्थमस वाला पार्ट है, ये वाला जो, ये तो फिम्बरी होता है, ठीक, ये एम्पुला वाला पार्ट हो गया, इधर स्थमस वाला पार्ट होता है। इस एम्पुला वाले पार्ट पर क्या होता है, एम्पुला रीजन लिखा है ना यहाँ पर, एम्पुला वाले पार्ट पर अधिकतर केस में यहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन, इस पर हम देख रहे हो, फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर डिवीजन होते होते जाता है, 2 सेल स्टेज, 4 8 16 64, मोरला स्टेज, ब्लास्टोला स्टेज, ऐसे होते जाता है। फिर लगभग 100 सेल की जब स्टेज आती है, उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस। ये ब्लास्टोसिस यूट्रस के पास पहुंचता है और इम्प्लांट होता है। तो मेमल्स के केस में यूटेरस में, गर्भाशय में जो इम्प्लांट होता है, वो कौन सा स्टेज रहता है, क्या रहता है वो, तो एक प्रकार का ब्लास्टोसिस्ट रहता है, यही इम्प्लांट होता है यहाँ पर। ठीक, देख लीजिए, तो 9वां नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा हम लोगों का, सी, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट ही इम्प्लांट होता है, लगभग 100 सेल स्टेज होता है ये, सेल स्टेज। ठीक, चलिए भाई अगला देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 10, द स्लो ब्लॉक टू पॉलिश परमी इन सी अर्चिन फर्टिलाइजेशन इज प्राइमरली ड्राइवन बाय। भाई देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा हम लोगों का, 10वां नंबर। ठीक, ये होता क्या, ध्यान से देखिए, ये सी अर्चिन का एग था, समझ लीजिए नीचे, इस पर हम जैसे फर्टिलाइज करता है, जैसे आता है, तो सबसे पहला काम क्या हो जाता है, डीपोलराइज। जैसे ही यहाँ पर इस पर अटैच हुआ मेम्ब्रेन में, अंदर जो नेगेटिव आयन था, अब वो पॉजिटिव आयन के रूप में बदल गया। ठीक, क्योंकि जैसे इस पर आता है, कैल्शियम आयन सिग्नलिंग चला, जिसकी वजह से ओपनिंग ऑफ क्लोराइड, क्लोराइड आयन बाहर चला गया, तो नेगेटिव जब बाहर चला जाएगा तो नीचे अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव बाहर जाने पर पॉजिटिव रहेगा ना बस, तो पॉजिटिव हो गया। तो जो पहले नेगेटिव हुआ करता था, अब वो पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब सीधा सीधा क्या हो गया, डीपोलराइज हो गया। अंदर जो पहले नेगेटिव चार्ज हुआ करता था, अब वो पॉजिटिव हो गया, तो डीपोलराइज हो गया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि जो स्लो ब्लॉक टू पॉलिश परमीन सी अर्चिन फर्टिलाइजेशन इज प्राइमरली ड्राइवन बाई, किसके द्वारा होता है बोलने पर, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा हमारा देखो, रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रिगर्ड कॉर्टिकल ग्रेन्युल एक्सोसाइटोसिस। ये वाला देख लीजिए भाई, रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन, मैं बोला ना कैल्शियम सिग्नलिंग चलता है, ये जैसे ही इस पर आता है, स्लो ब्लॉक की बात कर रहा हूं ना, फास्ट ब्लॉक की नहीं, फास्ट ब्लॉक में सोडियम आयन अंदर आता है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है सोडियम आयन अंदर आ जाता है, तो फास्ट ब्लॉक होता है। मैं बोला स्लो ब्लॉक, स्लो ब्लॉक में जैसे चलता है कैल्शियम आयन, जैसे नीचे आएगा सिग्नलिंग चलेगी, उसकी वजह से कार्टिकल ग्रेन्यूल्स एक्टिव हो जाते हैं। इसका बड़ा डायग्राम ये देखिए नीचे है, ये कार्टिकल ग्रेन्यूल होता है, देखिए किनारे में कार्टिकल ग्रेन्यूल्स के जो मटेरियल होंगे वो बाहर जाके फ्यूज हो जाएंगे इधर, और मोटा सा लेयर बना लेंगे ये, तो अब ये स्लो ब्लॉक करेगा।
ठीक है ना। फास्ट ब्लॉक में सोडियम आयन अंदर आता है, स्लो ब्लॉक में कैल्शियम आयन आता है और एक कार्टिकल ग्रेनुल को रिलीज करवा देता है। ठीक, तो कैल्शियम आयन की वजह से होता है। तो रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रिगर कार्टिकल ग्रेन्यूल एक्सोसाइटोसिस। कार्टिकल ग्रेन्यूल बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पर एक मोटी सी परत बनाते हैं ताकि अगला स्पर्म कोई वहां पर एंट्री ना मार पाए। ठीक, ये हो गया हम लोग का कौन सा ब्लॉक, स्लो ब्लॉक। अगला देख लीजिए, व्हाट एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन एक्ट एज ए डिस्पोजल सैक फॉर मेटाबॉलिक वेस्ट इन रेप्टाइल एंड बर्ड एम्ब्रियो। रेप्टाइल और बर्ड के केस में कौन सा एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन है जो प्रकार का मेटाबॉलिक वेस्ट को स्टोर करके रखता है। ठीक, तो 11 नंबर का हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये 10वां का सीट है ना। 11 नंबर क्या क्या हो जाएगा देखिए, वो एलेंटोइस होता है। एलेंटोइस जो होता है क्या करता है, ये एक प्रकार का एक्सक्रेटरी पाउच की तरह काम करता है। एमनियन जो होता है ये शॉक से बचाता है, डिहाइड्रेशन से बचाता है, कोरियन रेस्पिरेशन में मदद करता है। एलेंटोइस जो होता है वो एक्सक्रेटरी मटेरियल को स्टोर करने में काम आता है। योग सेक जो होता है वो ब्लड सेल बनाने में काम आता है। ठीक है, ये देख लीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं सबसे बाहर में ये जो दिख रहा है ये एमनियन, एम्ब्रियो के जस्ट बाहर में एमनियन, यहाँ पर एमनियोटिक फ्लूइड पाई जाती है। बाहर में जो होता है कोरियन होता है, मैं कलर कर रहा हूँ, देखिए ये एमनियन था, सबसे बाहर में कोरियन रेस्पिरेशन करवाता है, योग सेक ये ब्लड सेल्स बनाते हैं, और इधर जो एलेंटिस मेम्ब्रेन है, ये एलेंटिस पाउच जो है वो पाउच एक्सक्रेटरी वेस्ट मटेरियल को स्टोर करने का काम करता है। ठीक, चलिए भाई समझ में आ गया ना। एमनियन का काम रिपीट कर रहा हूं मैं, शॉक से बचाना, एम्ब्रियो को सूखने से बचाना, डिहाइड्रेशन होने से बचाना, कोरियन का काम रेस्पिरेशन में मदद करना, एलेंटोइस का जो काम होता है एक्सक्रेटरी मटेरियल को स्टोर करने में काम आता है, योग से जो होता है ब्लड सेल बनाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। होम्योटिक या हॉक्सिजीन आर हाईली कंजर्व मास्टर रेगुलेटर दैट स्पेसिफिकली कंट्रोल्ड। ठीक, जो होम्योटिक जीन या ऑक्सीजन होते हैं, ये बात कर रहा है किसमें, ड्रोसोफिला। अगर आप पढ़े होंगे तो ड्रोसोफिला में हम बात करेंगे। तो क्या होगा, वो द आइडेंटिटी ऑफ बॉडी सेगमेंट अलोंग द एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस। ड्रोसोफिला की अगर बात करो तो आगे से पिछले, अगले से पिछले हिस्से तक बॉडी के जो अलग अलग सेगमेंट होती है उसकी आइडेंटिटी को बना के रखता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म में जो होम्योटिक जीन होता है या हॉक्स जीन होता है वो किसी के ऑर्गन की आइडेंटिटी को बनाता है। अगर ये हॉक्स जीन काम ना करे तो ऑर्गन तो बनेगी लेकिन आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। जैसे हमारे बॉडी में समझ लीजिए कान के स्ट्रक्चर को बनाने वाला एक होम्योटिक जीन था, वो काम कर रहा है तो हमारे कान का स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर काम नहीं करेगा तो कान का मांसपेशियां तो बनेंगी लेकिन कान जैसे नहीं दिखेगा, मतलब ऑर्गन की आइडेंटिटी खत्म होगी, लेकिन ऑर्गन तो बना, ऑर्गन बनता है लेकिन आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। ठीक, तो 12वां का उत्तर क्या हो जाएगा, द आइडेंटिटी ऑफ बॉडी सेगमेंट अलोंग द एंटीरियर टू पोस्टीरियर एक्सिस। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। द फ्लूइड फील्ड कैविटी इनसाइड ए ब्लास्टुला इज कॉल्ड। ब्लास्टुला के अंदर जो फ्लूइड फील्ड कैविटी होता है, यहाँ पर डायग्राम देख लीजिए, ये ब्लास्टुला के अंदर फ्लूइड भरा होता है, उसको ब्लास्टोसील कहते हो आप। ये यहाँ पर जो फ्लूइड भरा होता है उसको, उस कैविटी को ब्लास्टोसील कैविटी कहते हो, और फ्लूइड को ब्लास्टोसिलिक फ्लूइड या सिलोमिक फ्लूइड। चलिए क्या कहते हैं उसको, 13वां नंबर का क्या हो जाएगा, ब्लास्टोसील। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन द कैविटी दैट फॉर्म द इवेंचुअली डेवलप इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कॉल्ड द। वहीं पर देख लीजिए, जब भी गैस्ट्रुलेशन हो रहा होता है, गैस्ट्रुलेशन के दरमियान क्या होता है, ध्यान से देखिए, यहाँ से गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो गया, पहले तो ब्लास्टोसील था, एक नया कैविटी बन रहा है, ये कैविटी जब अंदर घुसता है तो ये येलो कलर वाला दिख रहा है, देखो ये येलो कलर वाला, ये येलो कलर वाला नया घुसा है, अभी नया बना है। ठीक, जब नया बना है तो ये नया एक प्रकार का गट बनाता है, आहार नाल बनाता है, प्रिमिटिव एलिमेंट्री कैनाल, उसको आर्केंट्रॉन कहते हो। क्या कहते हो, आर्केंट्रॉन। तो देख लीजिए भाई आर्केंट्रॉन कहाँ है, ये। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी, आर्केंट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। इन प्रोटोस्टोम, ठीक, प्रोटोस्टोम डेवलपमेंट द ब्लास्टोपोर
डिस्टाइंड टू बिकम व्हिच स्ट्रक्चर। ब्लास्टोपोर क्या, देखिए जहां पर ब्लास्टोसिल हो रहा था ना, ये ब्लास्टोपोर था। ये देखिए ब्लास्टोपोर नीचे होगा, ये ब्लास्टोपोर आगे जाके किस में बदलेगा। तो एक चीज याद रखना, जो प्रोटोस्टोम एनिमल होते हैं ना, इन प्रोटोस्टोम, प्रोटो मतलब होता है शुरुआत, स्टोम मतलब माउथ, तो ब्लास्टोपोर किसमें बदल रहा है, माउथ में। प्रोटोस्टोम में जो ब्लास्टोपोर होता है किसमें बदलता है, माउथ में बदल जाता है। लेकिन इन ड्यूटेरोस्टोम, ड्यूटेरो मतलब दूरस्थ होता है, दूर वाला, स्टोम मतलब माउथ यानी कि छिद्र, तो वो एनस बनता है। तो यदि ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है तो वो प्रोटोस्टोम का डेवलपमेंट है, यदि ब्लास्टोपोर से एनस बनता है तो ड्यूटेरोस्टोम का डेवलपमेंट है। तो देख लीजिए अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन हमको। इन प्रोटोस्टोम डेवलपमेंट द ब्लास्टोपोर डिस्टाइन टू बिकम व्हिच स्ट्रक्चर। ब्लास्टोपोर किसमें बदलता है, किसमें बदलता है, प्रोटोस्टोम में, माउथ में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल एग्जिबिट ड्यूटेरोस्टोम डेवलपमेंट। भाई प्रोटोस्टोम कहां से लेकर कहां तक है, ठीक। तो प्रोटोजोआ की तो हम बात नहीं करेंगे, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, हेलमिंथीस मान लीजिए, हेलमिंथीस, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ये सब के सब क्या है, प्रोटोस्टोम है। इसके बाद एकाइनोडर्मा से लेकर के एकाइनोडर्मेटा, फिर हेमिकॉर्डेटा के बाद फिर कॉर्डेटा, ये जो तीन है ये ड्यूटेरोस्टोम है। तो देख लीजिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल एग्जिबिट ड्यूटेरोस्टोम डेवलपमेंट। तो कौन है, एकाइनोडर्मेटा। सी स्टार दिया है, समुद्र तारा मछली को दिया गया यहाँ पर, ठीक है। बाकी अर्थवर्म तो एनेलिडा में आता है, फ्रूट फ्लाई तो आर्थ्रोपोडा में आता है, स्नेल तो मोलस्का में आता है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे। द स्केलेटल मसल्स अंडर द डर्मीज ऑफ द स्किन डेवलप फ्रॉम द व्हिच मेसोडर्मल स्ट्रक्चर। कि हमारी जो कंकाल के मांसपेशियां हैं और हमारा जो डर्मिस पोर्शन है स्किन का, वो कौन से मेसोडर्मल स्ट्रक्चर से बना हुआ है, तो सोमाइट्स से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, सोमाइट्स, ठीक। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें। व्हाट इज द रोल ऑफ द एक्रोजोम रिएक्शन इन फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के समय एक्रोजोम का रोल क्या होता है, यहां पर डायग्राम देख लीजिए। ये एक्रोजोम सामने था, जैसे ओवम की मेम्ब्रेन में आता है तो एक्रोजोम का एक्सोसाइटोसिस होता है, और मेम्ब्रेन की जितना कोट होता है सब कोट को गला देता है। जैसे गला देता है तो स्पर्म आराम से एंटर कर लेता है, क्योंकि इसके एक्रोजोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं तो गला देते हैं एग के कोट को, ठीक है। देख लीजिए 18 नंबर में क्या हो जाएगा आपका उत्तर, इट रिलीज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम टू हेल्प देम स्पर्म पेनिट्रेट द एग प्रोटेक्टिव कोट, ठीक है। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम एग के प्रोटेक्टिव कोट को गला करके स्पर्म को आगे एंटर करवाता है। ये क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। 19 की बात करें। द डायनेमिक मूवमेंट ऑफ सेल वेयर एन आउटर सीट ऑफ शेल स्प्रेड ओवर द इंटरनल टिश्यू ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन। भाई गैस्ट्रुलेशन के समय ढेर सारी प्रोसेस होती हैं। ये जो गैस्ट्रुलेशन हो रहा है ना, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैं इसको ग्रीन कलर से कर दे रहा हूँ। ये जो गैस्ट्रुलेशन हो रहा है, गैस्ट्रुलेशन के समय बहुत सारी प्रकार की मूवमेंट होती है कोशिकाओं में, सेल्स में। तो क्या क्या मूवमेंट देख लीजिए, ये ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन, ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन, ठीक। लेकिन सभी एनिमल में ये सभी प्रोसेस होगा जरूरी नहीं है ना, सब में अलग अलग कॉम्बिनेशन में बनता है। तो चलिए देख लीजिए, यदि यदि बाहर का एक लेयर इनफोल्ड होता है, इनफोल्डिंग, चलिए ऊपर में लिख देते हैं हम लोग इसको, जहां पर इन्वेजिनेशन लिखा है वहीं लिख देते हैं। इन्वेजिनेशन मतलब इनफोल्डिंग, इनफोल्डिंग हो रहा है सेल, जब अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है,
या इंडेंटेशन कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इन्वेजिनेशन। इन्वोल्यूशन क्या होता है, सेल की सीट अंदर जाती है, देखो सेल की सीट अंदर की तरफ रेंग रहा है, ऐसे बढ़ रहा है, आगे अंदर की तरफ बढ़ रहा है ना, उसको इन्वोल्यूशन कहते हैं। इसको हम क्या कहेंगे, सेल सीट रन करता है। अगला इनग्रेशन, ग्रुप ऑफ सेल एंटर मारते हैं, ग्रुप ऑफ सेल माइग्रेट करते हैं, ग्रुप बना बना करके ग्रुप ऑफ सेल माइग्रेट करते हैं। ठीक, ये इनग्रेशन हो गया। डीलेमिनेशन में क्या होता है, एक सीट सेपरेट हो जाती है, देखो यहां पर एक सीट बन गया, देखो नया सीट, सेल सीट सेपरेट हो जाती है। एपीबोली क्या होता है, देख लीजिए, अंदर में एक सेल रहता है, एक सेल की परत रहती है, देखो ये ऊपर के सेल डिवाइड होकर के अंदर वाले लेयर को पूरा कवर कर लेते हैं, बाहर से पूरा कवर कर लेते हैं, उसको एपीबोली कहते हैं। सेल कवर द इंटीरियर सेल शीट, अंदर के सेल शीट को बाहर से कवर कर देते हैं। तो इतने सारी घटनाएं घटती है। तो देख लीजिए क्या बोल रहे हैं यहां पर, डायनेमिक मूवमेंट ऑफ द सेल वेयर एन आउटर शीट ऑफ सेल स्प्रेड ओवर द इंटरनल टिश्यू ड्यूरिंग गेस्टुलेशन, ऊपर की जो कोशिकाएं होती है अंदर की कोशिकाओं को घेर लेती है, बोल रहा है। तो किसके किसकी वजह से होता है, ये एपीबोली की वजह से होता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। कैडरीन्स आर सेल सरफेस प्रोटीन दैट प्ले ए वाइटल रोल इन एनिमल डेवलपमेंट बाई रेगुलेटिंग। एनिमल डेवलपमेंट के समय जो 4 सेल स्टेज 8 सेल स्टेज होती हैं, उनके बीच में सेल टू सेल आपस में जोड़ करके रखने के लिए ये कैडरीन प्रोटीन बहुत रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो कैल्शियम डिपेंडेंट होती है, सेल सरफेस प्रोटीन है। सेल को आपस में एक दूसरे से सेल टू सेल एडिशन करके रखती हैं, जोड़ करके रखती हैं। ठीक, यदि 8 सेल तक की एम्ब्रियो को अब अलग अलग बांट दोगे तो 8 सेल जो बनेंगे अलग अलग, वो 8 के 8 एम्ब्रियो बना लेंगे, क्योंकि उनके बीच में कैडरीन प्रोटीन एक्सप्रेस नहीं हुआ है, 8 सेल स्टेज के बाद एक्सप्रेस होता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं, उत्तर क्या हो जाएगा, सेल टू सेल एडिशन एंड सॉर्टिंग। क्वेश्चन नंबर 21, which extraembryotic membrane form the fluid filled sac that cushion and protect द डेवलपिंग एम्ब्रियो फ्रॉम मैकेनिकल शॉक। ऐसा कौन सा है एक्स्ट्राएम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो एम्ब्रियो के लिए एक तकिए की भांति कार्य करता है और किसी धक्के से बचाता है? तो अंदर कौन है, देख लो, एमनियन, एमनियन झिल्ली दिख रहा है, एम्ब्रियोटिक कैविटी बना हुआ है, एमनियन झिल्ली। ठीक, एमनियन झिल्ली इसके लिए एम्ब्रियो के लिए तकिए की तरह काम करता है, अंदर पानी भरा हुआ है, एम्ब्रियोटिक फ्लूइड भरा हुआ है, एम्ब्रियो को वहां पर बाहरी धक्कों से बचाता है। जो भी प्रेशर पड़ती है बाहर से, सारे प्रेशर को एम्नियोटिक फ्लूइड एब्जॉर्ब कर लेता है, एम्ब्रियो तक पहुंचने ही नहीं देता उसको। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। मार्फोजेंस आर सिग्नलिंग मोलिक्यूल दैट डायरेक्ट डेवलपमेंट बाई। मार्फोजन जो होते हैं, पर डायग्राम डाला हूं, देखिए ये मार्फोजन है। मार्फोजन हमेशा कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट पे काम करते हैं, जहां पर ज्यादा होते हैं वहां पर अलग काम करेंगे, जहां पर धीरे धीरे मात्रा कम होती जाएगी अलग काम होता जाएगा। देखो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन बता रहा है, मार्फोजन सबसे ज्यादा है, तो देखिए अलग चीज बना रहा है, थोड़ा सा कम हो गया यहाँ पर अलग चीज बनाया, और कम हो गया अलग चीज बनाया। तो मार्फोजन कैसे काम कर रहा है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट में काम करता है। यहाँ पर ज्यादा था इतने में तो अलग चीज बनाया, इतना में कम था, इतने में कम था, चलिए थोड़ा सा मैं ये, इतने में कम था अलग चीज बनाया, इधर और कम हो गया तो और अलग चीज बन गया। ठीक है, ये सोर्स सेल था, यहां से पास वाले के पास ज्यादा जाएगा, दूर वाले थोड़ा कम जाएगा, और दूर के पास और कम जाएगा। कहने का मतलब मार्फोजन ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के आधार पर काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, देख लीजिए, फॉर बी देख लीजिए, फॉर्मिंग ए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट दैट इंड्यूसेस डिफरेंट सेल फेट एट डिफरेंट थ्रेशोल्ड।
अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में जब जाएगा तो कोशिकाओं के सेल्स की फेट को यानी फ्यूचर को अलग अलग तरीके से चेंज करेगा, बदल देगा। ठीक, चलिए। द फास्ट ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी इन्वॉल्व ए रैपिड चेंज इन विच प्रॉपर्टी ऑफ द एग मेम्ब्रेन। फास्ट जो पॉलीस्पर्मी होता है वो किस प्रकार का होता है कि जैसे ही ये एक, क्या बोलना चाहिए, एग मेम्ब्रेन है, जैसे एक स्पर्म आया, स्पर्म जैसे ही आया सीधा यहाँ पर डीपोलराइजेशन हो गया। जैसे टच हुआ, डीपोलराइजेशन हुआ, तो बाहर में प्लस चार्ज था, पहले बाहर में प्लस चार्ज था, बाद में क्या हो गया, अंदर प्लस चार्ज हो गया। देखो, बाहर प्लस चार्ज, अंदर माइनस, बाद में क्या हुआ, जैसे स्पर्म आया तो अंदर प्लस बाहर माइनस, तो उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का चार्ज है वो चेंज हो गया। इसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। ठीक, तो सबसे जो फास्ट ब्लॉक होता है वो डीपोलराइजेशन वाला मामला होता है। पॉलीस्पर्मी मतलब क्या, कि जब एक स्पर्म एंट्री मारते हैं ओवम में तो और स्पर्म को मौका नहीं मिलता, मौका मत दो उनको, तो इसलिए इसको ब्लॉक कर दो पूरे एग को चारों तरफ से, तो डीपोलराइजेशन करके ब्लॉक कर देते हैं। ठीक, 23वां क्या हो जाएगा, 23 नंबर का, इलेक्ट्रिकल मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन की चार्ज में चेंजेस ला देना, यानी कि डीपोलराइजेशन करा देना। यहाँ पर एक डायग्राम था ना, देखो तो, ये देख लीजिए, यहाँ पर ये समझ लीजिए, बाहर में पहले प्लस था, अंदर माइनस था, प्लस था, अंदर माइनस था। अब यहाँ पर सोडियम आयन चैनल खुल जाएगी। अभी जब सोडियम आयन चैनल खुल जाएगा, सोडियम आयन, तो सोडियम आयन अंदर आएगा, तो प्लस अंदर आ गया, तो अंदर प्लस हो गया, अब बाहर में माइनस हो जाएगा। ये फास्ट ब्लॉक था। स्लो ब्लॉक में क्या होता है कि जैसे स्पर्म आता है तो धीरे धीरे फिर प्रोसेस चल रहा होता है कि कैल्शियम सिग्नलिंग चलेगी, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम बाहर निकलेंगे, वो कैल्शियम कार्टिकल ग्रेनुल के पास जाएंगे, उसको डीग्रेनुलेशन कर लेंगे, उसका मटेरियल चला जाएगा कहाँ पे, इस स्पेस में, और पूरा एक मोटा सा परत बना देगा और किसी और स्पर्म को मौका नहीं देंगे। सेम में से ये फास्ट ब्लॉक में, यहाँ पर अभी इसको मैं फास्ट ब्लॉक मान के चल रहा हूँ, फास्ट ब्लॉक, और ये स्लो ब्लॉक टू पॉलीस्पर्मी। ये फास्ट ब्लॉक में जैसे डिपोलराइज हो गया, कोई दूसरा स्पर्म को यहाँ पर और मौका नहीं मिलेगा। देख लीजिए, दूसरा स्पर्म को मौका नहीं मिल रहा, देखिए यहाँ पर ये एक स्पर्म घुस गया अंदर, इसको मौका नहीं मिला, कट कर दिया गया। देखो, जैसे ही बाहर माइनस अंदर प्लस हो गया, बाहर माइनस अंदर प्लस, अगला स्पर्म का मौका खत्म हो गया। ठीक, स्लो ब्लॉक में जैसे ही यहाँ पर कार्टिकल ग्रेन्यूल रिलीज होकर के आ गए, अगले स्पर्म को यहाँ पर मौका खत्म हो गया, हमेशा याद रखना। चलिए, अगला क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं जी। एपोप्टोसिस या प्रोग्राम सेल डेथ इज अ नॉर्मल एंड नेसेसरी डेवलपमेंटल प्रोसेस फॉर, कि जो एपोप्टोसिस होता है वो बहुत ही सोची समझी गई, प्लानिंग की गई एक प्रकार का डेथ होता है। उसमें क्या होता है, देख लीजिए, सेपरेटिंग इंडिविजुअल डिजिट्स, हमारी जो उंगलियां बन रही है, पांचों उंगलियों के बीच में जो गैप है, कैसे बना, एपोप्टोसिस से बना। हमारे नाक के होल, कान के होल, बॉडी में जितने भी होल बने हुए हैं, बॉडी का जो भी शेप बना हुआ है, कहीं पर गहरा, कहीं पर उभा, जैसे गर्दन के नीचे गहरा है, कानों में जो मोड़ पाई जाती हैं, बॉडी के अंदर जितना कैविटी बना, आहार नाल, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो सब प्रोग्राम सेल डेथ का रिजल्ट है। अगर प्रोग्राम सेल डेथ नहीं होता तो सोचिए, हम लोग केवल गेंद की भांति होते, गोल, क्योंकि शुरुआत हमारी गोल से हुई थी। देखिए, गेंद की भांति लुढ़क रहे होते, ना तो हाथ पैर होता, ना तो उंगलियां होती, ना तो नाक होता। ये सब प्रोग्राम सेल डेथ की वजह से बना है। जिस सेल को जरूरत नहीं था उसको मार दिया गया, वहां पर होल बना दिया गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इट ट्रिगर, इट रिलीज, सॉरी ये नहीं था, कौन सा ये था, सेपरेटिंग इंडिविजुअल डिजिट फिंगर एंड टोएज ड्यूरिंग लिम्ब मॉर्फोजेनेसिस। लिम्ब बनाते समय हमारी उंगलियां भी प्रोग्राम सेल डेथ के प्रोसेस से बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 25। द प्रोसेस बाय व्हिच वन ग्रुप ऑफ सेल इन्फ्लुएंसेस द डेवलपमेंटल फेट ऑफ एन एडजेसेंट ग्रुप ऑफ सेल थ्रू केमिकल सिग्नलिंग इज कॉल्ड। जब एक प्रकार की सेल, मान लीजिए ए सेल है,
आसपास मौजूद दूसरे सेल को अपना केमिकल निकाल करके स्टिमुलेट करती है, केमिकल निकाल करके स्टिमुलेट करती है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग क्या, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन, क्योंकि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय अधिकतर चलता है, तो उसको क्या कहते हैं जी हम लोग, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। ठीक, डिलेमिनेशन तो अलग चीज है, सीट के रूप में अलग होता है। डिफ्रेंसिएशन जब सेल अनडिफ्रेंशिएटेड से डिफ्रेंशिएट कंडीशन में चेंज हो जाती है। इनवेजिनेशन क्या होता है, सेल जब इनफोल्ड हो जाती है सेल की परत, है ना। तो ये सब तो हमारा उत्तर नहीं हुआ, तो हमारा उत्तर क्या हुआ बोलने पर, एम्ब्रियोनिक इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं भाई। 25 तक हमारे एनिमल डेवलपमेंट के क्वेश्चंस थे। अब 26 से लेकर 50 तक यानी आने वाले फिर 25 क्वेश्चन वो प्लांट डेवलपमेंट के क्वेश्चन होंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26, द लोकलाइज रीजन ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग अनडिफरेंशिएटेड सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट आर कॉल्ड। क्या होता है जी वो, मेरिस्टेम। जैसे कौन सा सेल है जो कंटिन्यू एक्टिव रहता है, एक्टिवली डिवाइडिंग बोल रहा है, अनडिफरेंशिएटेड रहता है और प्राइमरी और सेकेंडरी हर प्रकार के ग्रोथ को करवाता है, वो तो मेरिस्टेम सेल है। रूट एपिकल मेरिस्टेम, सूट एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम, है ना, ये सब है। अगला क्वेश्चन नंबर 27, which plant hormone is primarily responsible for maintaining apical dominance by inhibiting the growth of lateral bud। कि ये बोल रहा है कि यदि हमारे पास ये एपिकल बर्ड है, रूट एपिकल सूट एपिकल मेरिस्टेम है ये, तो यहां से जो ऑक्सीजन निकलते हैं वो ऑक्सीजन क्या करते हैं, ये लेटरल बर्ड को क्या कर देते हैं, ग्रोथ होने से रोक देते हैं। ठीक, तो which plant hormone is primarily responsible for the maintaining the apical dominance by inhibiting the growth of lateral bud। लेटरल बर्ड को रोकने के लिए जो हार्मोन आते हैं एपिकल पार्ट से, कौन होते हैं वो, ऑक्सीजन होते हैं। 27 का ये हो जाएगा। 28 की बात करें, द पैटर्न ऑफ प्लांट डेवलपमेंट वेयर organs are continuously produced throughout the life span of the plant is described as। क्या बोल रहे हैं, द पैटर्न ऑफ प्लांट डेवलपमेंट, प्लांट डेवलपमेंट का वो कौन सा पैटर्न है, तरीका है, वेयर ऑर्गन्स आर कंटिन्यूसली प्रोड्यूस थ्रू आउट द लाइफ स्पान, जिसमें किसी भी अंग का जो डेवलपमेंट है वो जीवन भर होते रहता है। ठीक, तो कौन सा है वो, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। ठीक, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ मतलब सेल अनडिफरेंशिएटेड फॉर्म में लगातार डिवीजन करते रहता है। अगर एक बार डिटर्मिनेट ग्रोथ हो गया तो वहां रुक जाता है वो, इनडिटर्मिनेट ग्रोथ में कंटिन्यूसली जीवन भर चलते रहता है। अगला क्वेश्चन नंबर 29, ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस इन डाइकॉट, डाइकॉट एंड द्विबीजपत्री, द एम्ब्रियो प्रोग्रेसेस थ्रू सेवरल डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल स्टेज, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ दिस स्टेजेस। ये देख लीजिए भाई, यहां पर देख सकते हैं आप लोग, ये जायगोटिक एम्ब्रियोजेनेसिस बोला है, तो यहां पर कौन कौन सा स्टेज आता है, पहले तो जायगोट, फिर 1 सेल, फिर 2 से 4 सेल, फिर ऑक्टेंट 8 सेल वाली स्टेज, फिर ग्लोबुलर स्टेज, हार्ट शेप स्टेज, टॉर्पिडो शेप स्टेज, फिर मैच्योर क्वाटिलिनरी स्टेज। तो ग्लोबुलर हार्ट टॉर्पिडो ये कहां पे देख लीजिए, 29 में ग्लोबुलर हार्ट टॉर्पिडो फिर मैच्योर स्टेज, ये हमारा उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, which cell structure provide the fundamental tracks for the orientation of cellulose microfibril deposition, thereby directing the axis of cell elongation। कि जब प्लांट सेल की बात करें, अगर हम लोग प्लांट सेल की बात करें, प्लांट सेल के ऊपर में सेलुलोज तो जमा होगा ना सेल वाल के रूप में, ऐसे ये जमा होगा, तो यहां तक पहुंचाने के लिए, सेलुलोज को पहुंचाने के लिए कौन सा ट्रैकिंग सिस्टम को, कौन से पटरी वाले फॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है, बोल रहे हैं यहाँ पर कौन सा पटरी बिछाया रहता है ऐसे, तो कौन सा होता है बोलने पर वो, कॉर्टिकल माइक्रोट्यूब्यूल्स। इसके माध्यम से सेलुलोज जैसे गति करते करते जाता है यहाँ से और यहाँ पर निकल जाएगा ऐसे, कॉर्टेक्स भाग पर होता है किनारे में, तो कॉर्टिकल माइक्रोट्यूब्यूल्स।
तो 30 का क्या हो गया? बी। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। द प्रोसेस बाय व्हिच ए प्लांट सेल चेंज फ्रॉम एन अनडिफरेंशिएट स्टेट to a structurally and functionally specialized cell is known as। भाई यदि कोई सेल वो अनडिफरेंशिएट स्टेज से कोई एक डिफरेंशिएट स्टेज में आ जाता है, स्पेसिफिक सेल में आ जाता है, जैसे कोई मेरिस्टेम सेल था, मेरिस्टेम सेल ने लीफ बना लिया, तो लीफ तो डिफरेंशिएटेड हुआ ना, जबकि अनडिफरेंशिएटेड वाला कौन था? मान लीजिए कोई मेरिस्टेम सेल था। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं बोल रहे हैं? तो 31 में क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन। अनडिफरेंशिएटेड सेल जब किसी फॉर्म में डिफरेंशिएट हो जाता है, स्पेसिफिक चीज बना लेता है, जैसे लीफ बना लिया, फ्लावर बना लिया, स्टेम बना लिया, रूट बना लिया, तो उसको क्या कहूंगा? डिफरेंशिएशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 32। इन अ स्ट्रक्चरल मॉडल ऑफ द अराबिडोप्सिस रूट एपिकल मेरिस्टेम द ग्रुप ऑफ स्लोली डिवाइडिंग सेल दैट एक्ट एज ऑर्गेनाइजिंग सेंटर टू मेंटेन सराउंडिंग स्टेम सेल इज कॉल्ड। ये देख लीजिए, रूट का ये मॉडल है जो सबसे स्लो ग्रोथ करता है ना, ये क्विसेंट सेंटर होता है। ये क्विसेंट सेंटर स्लो ग्रोथ करता है, लेकिन आसपास की जितना मेरिस्टेम सेल है सभी की कमी को पूरा करता है, तो उसका नाम क्या है? क्विसेंट सेंटर है। तो 32 का क्या हो जाएगा? बी। ठीक, बाकी सबके बारे में पढ़िएगा आप लोग, क्योंकि सबको मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो हमारा वीडियो तो 3-4 घंटे का हो जाएगा, है ना। जहां जरूरत है मैं वहां बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 33। अकॉर्डिंग टू द एबीसी मॉडल ऑफ फ्लोरल डेवलपमेंट the combination of which classes of homeotic gene determine the development of stamen। यदि आप फ्लोरल डेवलपमेंट का एबीसी मॉडल पढ़े होंगे तो स्टामेन कैसे बनता है बोल रहा है, स्टामेन को बनाने के लिए कौन कौन से जीन के क्लास रिस्पॉन्सिबल है, ये देख लीजिए। ये फ्लोरल मॉडल है, ये फ्लोरल मॉडल की बात कर रहा हूं। फ्लोरल मॉडल में देखिए भाई, वर्ल मतलब होता है जो चक्र होता है फ्लावर का। सबसे पहला चक्र होता है सेपल, फिर दूसरा पेटल, तीसरा स्टामन और चौथा कार्पल। टोटल 3 क्लास की जीन काम करते हैं यहाँ पर एबीसी में। ए क्लास की जीन, बी क्लास के जीन और सी क्लास के जीन। तो ए और सी एक दूसरे के प्रतिद्वंदी होते हैं इस प्रकार से। अगर ए नहीं है तो उसका जगह सी ले लेगा, और सी नहीं है तो उसका जगह ए ले लेगा, और बी ए और सी को आधा आधा मदद करता है। अब यहां पर देखिए, इतना इतना में क्या बना? सेपल। तो सेपल बनने के लिए केवल क्लास ए जीन रिस्पॉन्सिबल था, बी और सी तो नहीं है। पेटल बनने के लिए ए और बी दोनों काम में आ रहे हैं, क्योंकि पूरा ये बी है भाई, याद रखना, ये पूरा बी है ना, ये बी। तो ए और बी, इतना ए और बी हो गया। स्टामिन बनने के लिए बी और सी, कार्पल बनने के लिए केवल सी। ठीक है ना, ये हो गया। तो अब क्वेश्चन जो पूछा देख लो, क्वेश्चन पूछा है अकॉर्डिंग टू द एबीसी मॉडल ऑफ फ्लोरल डेवलपमेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ व्हिच क्लास ऑफ होम्योटिक जीन डिटरमाइन द डेवलपमेंट ऑफ स्टामिन। स्टामिन बनने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो कौन है? बी और सी। इतना ना, इतना ही तो रिस्पॉन्सिबल है। तो ऐसे डिवाइड कर रहे थे ना हम लोग, ऐसे ऐसे। तो ये स्टामिन बनने के लिए, स्टामिन बनने के लिए बी और सी। तो देख लेते हैं हमारा उत्तर 33। 33 का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? सी। बी एंड सी क्लास के जीन रिस्पॉन्सिबल है। उसमें अलग अलग प्रकार के म्यूटेशन करा करके आपको कई सारे सवाल यहां से बना सकता है। ठीक, एक आध सवाल आगे भी है, आप क्वेश्चन में पढ़े भी होंगे। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34। व्हिच स्पेसिफिक टिश्यू लेयर इज द रूट इन द रूट गिव राइज टू लेटरल रूट। रूट में ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो लेटरल रूट बनाता है? ठीक, तो कौन बनाता है जी? देख लीजिए डायग्राम में, ये पेरिसाइकल दिख रहा है आपको, ये जो अलग कलर से दिख रहा है आपको, ये जो हल्का सा ब्लू कलर दिख रहा है ना, ये पेरिसाइकल, यही लेटरल भाग पर रूट निकालता है ऐसे करके। तो पेरिसाइकल से क्या निकलता है? रूट निकलता है, लेटरल रूट निकलता है। मैं कहता हूं देखिए, ये ऐसे है ना, ये पेरिसाइकल भाग से निकलता है। तो 34 का क्या हो गया जी? सी।
अगला 35, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सस्पेंसर ड्यूरिंग अर्ली प्लांट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक, कि सस्पेंसर का क्या रोल है जब प्लांट का अर्ली डेवलपमेंट चल रहा होता है, तो उस समय सस्पेंसर का क्या रोल होता है। तो देख लीजिए सस्पेंसर कहाँ पे था, ये मैं जूम कर रहा हूं, देखिएगा ये पहले जायगोट में, फिर दो सेल बनेंगे, एपिकल सेल, बेसल सेल, फिर बेसल सेल जो है सस्पेंसर बनाएगा। इसका रोल क्या है, ये जो है ये बाकी जो सीड है ना, बीज जहां पर न्यूट्रिशन होगा वहां से ये जुड़ा होता है ऐसे, तो यही से न्यूट्रिशन लेगा, मदर के बॉडी से अटैच रहेगा और यहां से न्यूट्रिशन लेगा, समझ लीजिए। न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम किसका है, सस्पेंसर का है। तो कहां पे देख लीजिए ऑप्शन 35 में, टू एंकर द एम्ब्रियो एंड ट्रांसफर न्यूट्रिएंट फ्रॉम द मैटरनल टिश्यू टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है ना, मैटरनल टिश्यू मदर के द्वारा बनाया गया जो बीज में जो न्यूट्रिशन थी, ठीक, एंडोस्पर्म जिसको कहते हो, वहां पर अटैच होकर के न्यूट्रिशन को नए डेवलप हो रहे बच्चे तक पहुंचा रहा होता है। उसका उत्तर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 36, द फिनोमिनन वेयर ए प्लांट transition from a juvenile vegetative phase to an adult reproductive phase is regulated by internal and environmental cues and is known as। क्या बोल रहा है कि प्लांट जब एक ऐसी स्टेज से ऐसी स्टेज में बदल जाता है कि जब वो छोटा रहता है तो फ्लावरिंग नहीं कर रहा होता है, लेकिन एक स्टेज ऐसा आता है कि वो फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है। तो ये इस स्टेज को क्या कहते हो, ये जब फ्लावरिंग नहीं करता है उसको जुवेनाइल स्टेज कहते हैं, और जब फ्लावरिंग करने लगता है तो उसको वेजिटेटिव फेज टू एन एडल्ट रिप्रोडक्टिव फेज कहते हैं, इसको रिप्रोडक्टिव फेज। तो ये जुवेनाइल वेजिटेटिव फेज था, जुवेनाइल वेजिटेटिव, तो फेज ही तो चेंज हो रहा है ना, मतलब एक ऐसी स्थिति में था कि वो फ्लावरिंग नहीं कर सकता था, बच्चे पैदा नहीं कर सकता था, लेकिन उसके अंदर में कुछ ऐसे बदलाव हुए, बाहर के इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा बदलाव हुआ कि अब उसमें फूल खिलने लगे। तो उस कंडीशन को क्या कहते हो आप, फेज चेंज। क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है। तो 36 का क्या हो जाएगा हम लोगों का जी, बी। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं, व्हिच प्लांट हार्मोन प्रमोट द डोरमेंसी एंड प्रिवेंट प्रीमेच्योर जर्मिनेशन अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। यदि किसी सीड में उसके अंदर जो एम्ब्रियो है वो एम्ब्रियो पूरे तरीके से डेवलप नहीं हुआ है और अगर बाहर जर्मिनेट हो जाए तो मारा जाएगा। इसीलिए ऐसा कौन सा हार्मोन है जो उसको प्री मेच्योर जर्मिनेशन को उसको रोक रहा होता है, मतलब अगर मैच्योर नहीं हुआ है तो उसको रोक रहा होता है, क्योंकि उसके लिए वातावरण ठीक नहीं है, फेवरेबल कंडीशन नहीं है। तो कौन सा हार्मोन ऐसा है जो इस काम को कर रहा होता है, ये होता है एब्सिसिक एसिड। डोरमेंसी को मेंटेन करने वाला कौन होता है, एब्सिसिक एसिड। 37 का सी। ए बी ए लिखते हैं एब्सिसिक एसिड को, है ना। ये एब्सिसिक एसिड क्या करता है, डोरमेंट कंडीशन को बनाए रखता है, सुप्त अवस्था को बनाए रखता है, बीज को जर्मिनेट होने नहीं देता है। लेकिन जिबरलिन या जिबरलिक एसिड जर्मिनेट करवाता है, दोनों में अंतर है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, याद रखना। ठीक, क्वेश्चन नंबर आते हैं 38, द डायरेक्शनल ग्रोथ ऑफ ए प्लांट ऑर्गन इन रिस्पॉन्स टू लाइट सोर्स इज कॉल्ड। कि यदि हम किसी एक तरफ से लाइट देते हैं तो जो प्लांट का स्टेम था उस तरफ मुड़ जाता है, उस तरफ मुड़ जाता है, मतलब ये हुआ कि लाइट जिधर पड़ेगी उसके डायरेक्शन में ये मुड़ जाएगा। ठीक, तो उसको मैं क्या कहता हूँ जी, उसको क्या कहते हैं, फोटोट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म मतलब बेंड हो जाना, मुड़ जाना, फोटो मतलब लाइट, लाइट दिखाओगे तो लाइट की तरफ मुड़ जाएगा, फोटोट्रोपिज्म कहलाता है। बाकी समझ लेते हैं क्या क्या फोटो पेरियोडिज्म क्या है। फोटो पेरियोडिज्म मतलब लाइट की कुछ अवस्थाएं होती है, कुछ ड्यूरेशन होता है, जिसमें दिन और रात को छोटी बड़ी मानते हैं। लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट पढ़े होंगे, ठीक, जिसकी वजह से वो फ्लावरिंग कर पाते हैं, तो उसको बोलते हैं फोटो पेरियोडिज्म। अलग अलग समय में इसको लाइट मिलना पौधे को। फोटोट्रॉपी मतलब लाइट की जिधर पड़ेगी उधर पौधा
बेंड हो जाएगा, उसका फोटोट्रोपिज्म। ठीक, अगला है फोटोनेस्टी। फोटोनेस्टी मतलब क्या होता है कि इसको किस दिशा से लाइट दे रहे हैं उस पर निर्भर नहीं करता, कितना इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिल रहा है उसको, कितना ज्यादा लाइट मिल रहा है, फिर ये अपना काम शुरू करेगा, उसको बोलते हैं फोटोनेस्टी। अगला फोटोमार्फोजेनेसिस। फोटोमार्फोजेनेसिस मतलब क्या होता है, बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं कि लाइट पड़ने पर अपनी इंटरनल जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं और मार्फोलॉजी को मेंटेन करते हैं। ठीक, अपने मार्फोलॉजी को मेंटेन करने के लिए उनको लाइट की जरूरत पड़ती है, उसको फोटोमार्फोजेनेसिस कहते हैं। ठीक, चलिए भाई अगला आता है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, cell division in plant is unique because it involves the formation of a transient structure that guides the deposition of new cell plate. This structure is called the प्लांट में जो सेल डिवीजन होता है बहुत स्पेसिफिक होता है। इस डायग्राम को देखिए, ये प्लांट सेल था, यहाँ डिवीजन हो रहा है, तो एक नया सेल प्लेट कहाँ बनेगा, सेल प्लेट दिख रहा है ये सेल प्लेट नया वाला कहाँ बनेगा, इसको कौन गाइड करते हैं बनाने के लिए, कौन डिसाइड करता है उसको बोलने पर, उसको फ्रेगमोप्लास्ट डिसाइड करते हैं। ये फ्रेगमोप्लास्ट माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं एक प्रकार के, ये फ्रेगमोप्लास्ट डिसाइड करते हैं कि सेल प्लेट किधर बनेगा, फिर जहां पर सेल प्लेट बनेगा उधर एक सेल नया बन जाएगा, इधर एक सेल नया बन जाएगा, दो सेल बन जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। ठीक, तो उत्तर क्या हो जाएगा 39 का ए, फ्रेगमोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं, व्हाट टाइप ऑफ प्लांट ग्रोथ टिश्यूज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द गर्थ या थिकनेस ऑफ वुडी स्टेम एंड रूट। भाई जो लकड़ी वाला पार्ट है, चाहे उसका तना हो या चाहे उसका रूट हो, ठीक, उसकी जो चौड़ाई बढ़ती है, चौड़ाई बढ़ाने के लिए कौन सा प्रकार का यहाँ पर मेरिस्टेम या स्टेम सेल काम में आता है, तो कौन आता है जी यहाँ पर, चौड़ाई बढ़ाना है ना, तो लेटरल मेरिस्टेम। चौड़ाई बढ़ाने के लिए हमेशा लेटरल किनारे में जो पाई जाती है चारों तरफ ना, लेटरल मेरिस्टेम ही उसका चौड़ाई बढ़ाएगा, सेकेंडरी ग्रोथ वगैरह करवाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, इन द एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावर। हो सकता है आप लोग बहुत लोग इस क्वेश्चन को गलत कर दियो, ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है। इन द एबीसी मॉडल ऑफ फ्लावर डेवलपमेंट, ए म्यूटेशन दैट कंप्लीटली इनएक्टिवेट्स क्लास ए जीन। एक ऐसे म्यूटेशन हुआ फ्लावरिंग जीन में कि जिसमें क्लास ए जीन पूरी तरीके से काम करना बंद कर दिया, विल रिजल्ट इन ए फ्लावर लैकिंग व्हिच टू ऑर्गन। तो उस प्लांट में कौन सा दो ऑर्गन नहीं बनेगा, लैकिंग बोला है, व्हिच टू ऑर्गन, कौन सा दो फ्लोरल पार्ट है जो नहीं बनेंगे, लैकिंग बोला है। ठीक, तो देख लीजिए कौन काम नहीं करेगा, तो क्लास ए जीन बोला है ना, क्लास ए जीन, ये लॉस ऑफ क्लास ए जीन एक्टिविटी। ऊपर में देख लीजिए, अगर क्लास ए जीन ये काम नहीं किया भाई, ये काम नहीं किया, तो इसके जगह कौन हथियार लगा, सी, तो पूरा सी काम करेगा यहाँ पर। अब ये सोचिए आप, जब पूरा सी काम करेगा, पूरा सी काम करेगा, अब ए नहीं, ये तो काम नहीं कर रहा है, ये पूरा सी है, तो देखिए अकेला जब सी काम कर रहा था तो कार्पल बन रहा था, तो यहाँ भी अकेला सी काम कर रहा था, यहाँ भी कार्पल बन जाएगा, कार्पल बन जाएगा। ठीक, और देखो सी और बी मिलके काम कर रहे थे, स्टामिन बन रहे थे, यहाँ पे सी और बी मिलके काम कर रहे थे, स्टामिन बनेंगे, स्टामिन बनेंगे। ठीक, तो सीक्वेंस क्या होगा, कार्पल स्टामिन स्टामिन कार्पल, ये सीक्वेंस होगा। देख लीजिए क्लास लॉस ऑफ क्लास एक्टिविटी, कार्पल, देख ध्यान से देखिएगा मैं जो बोल रहा हूँ, कार्पल स्टामिन स्टामिन कार्पल, ये तो बनेगा, क्योंकि ए काम नहीं कर रहे तो ए का जगह सी ले लेगा। अब सी अकेले काम करता है तो कार्पल बनाता है, बी के साथ मिलता है तो स्टामिन बनाता है, तो देख लीजिए ये बन गया। तो कौन सा दो अंग नहीं बना, सेपल और पेटल नहीं बना, क्योंकि सेपल और पेटल बनाने के लिए क्लास ए जीन की एक्टिविटी जरूरी था, तो सेपल और पेटल नहीं बनेगा, तो यही पूछा यहां पर। तो 41 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, 41 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, बी, सेपल और पेटल ये नहीं बनेंगे, उनके बदले क्या बन जाएगा बोलने पर, कार्पल और स्टामिन। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 42,
माइक्रोस्कोपिक साइटोप्लाज्मिक चैनल दैट पास थ्रू प्लांट सेल वॉल एंड अलाउ डायरेक्ट केमिकल सिग्नलिंग बिटवीन एडजेसेंट सेल आर कॉल्ड। बहुत छोटे छोटे जो नलियां पाई जाती हैं दो सेल के बीच में, सेल वॉल को क्रॉस करते हुए, देखो ये इसको क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक, पढ़ चुके इसके बारे में, प्लाज्मोडेस्माटा। 42 का बी। क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं अभी हम लोग। व्हिच प्लांट हार्मोन ब्रेक सीड डॉर्मेंसी? अभी बोला हूं, सीड डॉर्मेंसी को, बीज को सुप्तावस्था में बनाए रखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? एब्सिसिक एसिड। लेकिन उसको जर्मिनेट कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? जिब्रेलिन या जिबरलिक एसिड। अभी बोला हूं, तो 43 का क्या हो जाएगा? बी। स्टिमुलेट द सिंथेसिस ऑफ अल्फा एमाइलेज इन द एलिरॉन लेयर ड्यूरिंग जर्मिनेशन। जब जर्मिनेशन होगा तो इसके एलिरॉन की लेयर पाई जाती है, सीड के बाहरी लेयर एलिरॉन होती है, प्रोटीन रिच होता है, प्रोटीन रिच प्रोटीन होती है। तो वो लेयर अब एमाइलेज एंजाइम बनाएगा। अब एमाइलेज एंजाइम बनाएगा तो जितना भी वहां पर न्यूट्रिशन होगा, एंडोस्पर्म होगा, उसको डाइजेस्ट करेंगे, न्यूट्रिशन लेंगे और ये जर्मिनेट हो जाएगा। कौन कराएगा ये काम? जिबरलिन कराएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं हम लोग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44 में क्या है कि द प्रोसेस वेयर सेल नियर द एज ऑफ ए प्लांट वुंड रिवर्ट टू एन अनडिफरेंशिएट मेरिस्टेमेटिक स्टेट टू फॉर्म ए मास ऑफ सेल कॉल्ड कैलस इज नोन एज। क्या बोल रहा है? प्लांट का कोई एक पार्ट था जहां पर एक चोट लगी और यहां पर घाव बन गया, चोट लगी और यहां पर क्या बन गया? घाव बन गया। याद रखिए, पहले ये डिफरेंशिएटेड था, अब ये अनडिफरेंशिएटेड हो गया, इतना घाव वाला एरिया किनारे वाला। तो बोला द प्रोसेस वेयर द सेल नियर एज ऑफ प्लांट वुंड, जहां पर पौधे को घाव लगी उसके किनारे में सब तरफ की जो सेल्स हैं वो रिवर्ट टू एन अनडिफरेंशिएटेड मेरिस्टेमेटिक स्टेट, ये अनडिफरेंशिएटेड हो गया। टू फॉर्म ए मास ऑफ सेल कॉल्ड कैलस, अब पूरा मास बना लगा यहाँ पर, उसको क्या कहेंगे? कैलस कहेंगे। इस नोन एज, इस पर कैलस बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो क्वेश्चन नंबर 44, डी डिफरेंशिएशन। क्योंकि पहले डिफरेंशिएटेड था, पहले डिफरेंशिएटेड था, ये तना का पार्ट था। अभी डी डिफरेंशिएटेड पार्ट को पुनः कैलस बना रहे हो तो डी डिफरेंशिएशन कर रहे हो आप। क्या कर रहे हो? डी डिफरेंशिएशन कर रहे हो। डिफरेंशिएटेड को फिर अनडिफरेंशिएट फॉर्म में लेके जा रहे हो तो उसको डी डिफरेंशिएशन कहोगे आप। ये कैलस बना रहे हो। 44 का सी। 45 पे आते हैं। व्हिच प्राइमरी मेरिस्टेम टिश्यू लेयर गिव राइज टू द वेस्कुलर टिश्यूज जाइलम एंड फ्लोएम? कौन सा मेरिस्टेमेटिक सेल है जो जाइलम और फ्लोएम बनाता है? तो वो क्या, कौन है? जो प्रोकैम्बियम। 45 का सी, प्रोकैम्बियम। पढ़िएगा इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 46, द रिक्वायरमेंट ऑफ ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ कोल्ड ट्रीटमेंट टू इंड्यूस और एक्सीलरेट द फ्लावरिंग प्रोसेस इन सर्टेन प्लांट इज कॉल्ड। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको फ्लावरिंग कराने के लिए उनको कुछ ठंड का ट्रीटमेंट दी जाती है, टेम्परेचर का ट्रीटमेंट दिया जाता है, कम तापमान का ट्रीटमेंट दिया जाता है, फिर वो अपने फ्लावरिंग जल्दी करते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जी? हम लोग उस प्रोसेस को बोलते हैं वर्नेलाइजेशन। वर्नेलाइजेशन मतलब होता है बसंतीकरण, शीत बसंतीकरण कहते हो ना। अगला क्वेश्चन नंबर 47, व्हिच फोटोरिसेप्टर पिगमेंट एब्जॉर्ब रेड एंड फार रेड लाइट टू रेगुलेट प्रोसेस लाइक सीड जर्मिनेशन एंड शेड अवॉइडेंस? बीज के अंकुरित होने के लिए या छांव में अपने आप को बचाए रखने के लिए रेड और फार रेड लाइट को रिसीव करने वाला जो पिगमेंट होता है वो कौन होता है? वो कौन होता है? फाइटोक्रोम होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं। asymmetric cell division is highly critical in plant development because it typically establish asymmetrical cell division। क्या होता है? देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम में, ये देखिए जैगोट को देखिए, दो बराबर सेल नहीं बने, एपिकल सेल छोटा बन गया, बेसल सेल बड़ा बन गया। ये पोलैरिटी को मेंटेन करता है। छोटा सेल एम्ब्रियो को बनाएगा और बड़ा सेल सस्पेंसर बनाएगा। तो ये छोटा बड़ा होना पोलैरिटी मेंटेन किया जाता है इससे। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा हम लोग का? देख लीजिए 48 का सी, सेल लिलिएज पोलैरिटी एंड डिस्टिंक्ट सेल फेट। ऊपर का सेल क्या बना लिया? छोटा वाला सेल क्या बना लिया? एम्ब्रियो बना लिया।
लंबा वाला सर क्या बना लिया, सस्पेंसर बना लिया। तो पोलैरिटी मेंटेन रहता है तो अलग अलग चीजें, अलग अलग फेट उनका फेट तय होता है, भाग्य तय होता है क्या बनाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर आते हैं 49 पे। मोनोप्टेरस एंड जीनोम आर वेल स्टडीड जीन इन अरेबिडोप्सिस दैट, अरेबिडोप्सिस एक प्लांट है भाई, इस प्लांट में मोनोप्टेरस जीन और जीनोम जीन, इनके अलावा और भी ढेर सारे जीन हैं, स्टडी किया गया। दैट स्पेसिफिकली कंट्रोल व्हाट एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट, किस लिए इस जीन को स्टडी किया गया है, तो किस लिए स्टडी किया गया इस जीन को बोलने पर, जो एम्ब्रियो है एपिकल बेसल एक्सिस पैटर्निंग ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस, कि ये एपिकल और बेसल पार्ट जो है ना, ये एपिकल बेसल पार्ट किस प्रकार से मेंटेन होता है, ये मोनोप्टेरस और जीनोम जीन तय करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर आते हैं 50। द डेवलपमेंटल प्रोसेस लीडिंग टू द प्रोग्राम डेथ, सेल डेथ एंड शेडिंग ऑफ प्लांट ऑर्गन सच एस लीव्स इन ऑटम इज कॉल्ड, क्या बोल रहा है कि द डेवलपमेंटल प्रोसेस लीडिंग टू द प्रोग्राम डेथ एंड शेडिंग ऑफ प्लांट ऑर्गन, कि प्लांट के डेवलपमेंट का हिस्सा है कि प्लांट के कुछ पार्ट वो नियमित रूप से शेडिंग होकर के, डेड होकर के गिरते रहते हैं, और ये प्रोग्राम सेल डेथ का हिस्सा है। सच एस लीव इन ऑटम, जैसे पतझड़ के मौसम में आप ये देखो कि किस प्रकार से पत्ते गिरते हैं, इस काल, इसको क्या कहते हो आप, इसको क्या कहते हैं हम लोग, एब्सिशन कहते हैं, अलगाव। ठीक है, कि जब लीफ अपने तने से अलग हो जाता है तो उसको एब्सिशन कहते हैं। भाई नेक्रोसिस क्या था, नेक्रोसिस पेनफुल डेथ, जबरदस्ती किसी सेल को मार दिया जाता है, प्रोग्राम सेल डेथ नहीं, जबरदस्ती डेथ हो रहा है, उसको नेक्रोसिस कहते हैं। क्लोरोसिस क्या होता है, जब क्लोरोफिल खत्म हो जाती है, उसके बदले येलो कलर की पिगमेंट बनने लगती है, तो क्लोरोसिस। डेहिसेंस क्या है, डेहिसेंस क्या होता है, ध्यान से देखिए, कि जो हमारे मटर वगैरह जैसे हो गए पौधे, मूंग उड़द जैसे हो गए, उनके जो पॉट रहता है, फली रहता है, वो जब विस्फुटित होता है, स्फुटित होता है, अंदर से बीज इधर उधर छिटका के गिरते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, डेहिसेंस कहते हैं। तो हमारा उत्तर क्या था अभी, पत्तियों का अलग होना था, तो क्या कहलाता है, वो एब्सेशन कहलाता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमने टोटल 50 क्वेश्चन का जितना हो सके कम समय में मैंने इसका एक्सप्लेनेशन किया, और ज्यादा एक्सप्लेनेशन करता तो बहुत समय लगता, और मैं आपका ज्यादा समय बिल्कुल नहीं लूंगा। बस आपको एक काम करना है कि आपने टोटल 50 प्रश्न बनाए थे तो 50 लिखिए, और मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिस भी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता उसमें टोटल क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, चाहे गलत हो या सही हो, क्योंकि गलत होने पर भी कोई माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन सही होने पर 2-4 नंबर मिल जाएंगे और आपको। ठीक है, तो टोटल अटेम्प्ट कितना क्वेश्चन हो गए, 50, गलत कितना है मान लीजिए 5, तो सही कितना हो गए, मान लीजिए यहाँ पर 45। ऐसा लिख करके, अपना नाम लिख करके यूट्यूब के कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट भेजिए, ताकि मैं आपका कमेंट देख पाऊँ, आपको रिस्पॉन्स कर पाऊँ। ठीक है बच्चों, तो अगर वीडियो आपको वास्तव में, आपको वीडियो से फायदा हो रहा है, वीडियो आपको पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ मिलता रहे। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे के जो और भी मेगा सीरीज होने वाले हैं, टेस्ट सीरीज, तो उस मेगा टेस्ट सीरीज का भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।